नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद लाइव क्लासेस और मैं दिलीप कुमार शर्मा, फाउंडर डायरेक्टर आज़ाद लाइव क्लासेस, आज़ाद कॉम्पिटिटिव एकेडमी और इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित। प्यारे साथियों, आज पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ एक जगह गड़ी हुई है, वो है रूस और यूक्रेन का युद्ध। रूस और यूक्रेन वॉर के पीछे, इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे क्या कहानी है, उसके लिए मीडिया, यूट्यूब, तमाम लोगों ने कई सारे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, आपने देखे भी होंगे। लेकिन आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ों पर चर्चा करना चाह रहा हूँ जो कि किसी भी देश के लिए एक सबक हो सकती है, किसी भी देश के शासन अध्यक्ष के लिए एक संदेश हो सकती है। साथियों, बात करते हैं सबसे पहले रूस और यूक्रेन युद्ध की, ताकि इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। रूस और यूक्रेन युद्ध दरअसल रूस और यूक्रेन का युद्ध ही नहीं है। रूस जो कि यूक्रेन से लड़ना ही नहीं चाहता है, यूक्रेन जो रूस से लड़ना ही नहीं चाहता है, लेकिन इसके बाद भी दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, यानी रूस यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। तो इसके पीछे का रीजन होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इसी को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय कूटनीति। यानी कि अगर हम बात करें आज इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने की, इस प्रॉब्लम्स को पूरा जानने की, तो इसके पीछे हमें थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप से जो इसके तत्व या इससे जुड़े हुए जो घटनाक्रम है उनके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। प्यारे साथियों, आइए हम देखते हैं सबसे पहले जो घटनाक्रम है, यानी कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ये इस दुनिया की, ये खूबसूरत दुनिया जिसमें आज अरबों जनसंख्या है, इस दुनिया में राजतंत्र से आज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं तक कई बार व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। इस आधुनिक दुनिया का निर्माण मैं ये कहूं कि हजारों लाशों के ढेर पर हुआ है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। कभी राजाओं ने किसी का सर काटा, तो कभी साम्राज्यवादी विस्तार ने दूसरे उपनिवेशकों के साथ आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर शोषण कर गरीबी और भूखमरी के माध्यम से वहां पर लोगों की जिंदगियों को छीना। आइए आज हम इस दुनिया को देखते हैं और समझते हैं कि इसमें रूस और यूक्रेन क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, वहां से दुनिया में लड़ाई झगड़े शुरू हुए। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, तो अमेरिका और यूएसएसआर, ये दो एक ऐसी सुपर पावर शक्तियां निकल कर आई। यूएसएसआर बोला है मैंने, ना कि रूस बोला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दो पावरफुल शक्तियां जब निकल कर आई दुनिया के सामने, तो इन दोनों के बीच में एक अघोषित युद्ध शुरू हो गया, जिसमें दुनिया पूरी लड़ने को तैयार है लेकिन आपस में लड़ नहीं रही है, और उसी का नाम है कोल्ड वॉर। उसको हमने शीत युद्ध कहा। लेकिन साथियों, अभी हमें यह समझना होगा कि आखिर इस अमेरिका ने, जो कि आज का सबसे बड़ा सुपर पावर है, इकोनॉमिकल पावर फुल देश है, जो पूरी दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट ने स्पेशली खास करके रशिया को, यानी उस समय के सोवियत संघ को नियंत्रित करने के लिए इस अमेरिका ने कुछ देशों को मिलाकर 1949 में एक संगठन बनाया और उसका नाम रखा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक यानी उत्तरी अटलांटिक देशों को मिलाकर एक संगठन बना जिसका क्या नाम है, नाटो। और इस नाटो के स्थापना के पीछे एक ही उद्देश्य था, सोवियत संघ को कंट्रोल करना, इसको नियंत्रित करना। अब जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो सोवियत संघ से कई सारे देश अलग हो जाते हैं, तो ये नाटो अपना विस्तार करता है और इस सोवियत संघ से अलग हुए कई सारे देशों को अपने अंदर मिला लेता है, और इस नाटो में कुल सदस्य देश हो जाते हैं 30, और इनका पूरा उद्देश्य सिर्फ किसको कंट्रोल करना, रूस को। यानी अब 1991 के बाद बात करें तो सोवियत संघ से जो देश अलग हो चुके हैं, उसके बाद अब सोवियत संघ ना रहकर क्या हो गया है, रूस। और इन 30 देशों के साथ ही ये जो है हाल ही के कुछ वर्षों पहले नाटो, स्पेशली नाटो यानी कि अमेरिका के वर्चस्व वाला एक संगठन,
रशिया से अलग हुए यूक्रेन, किसकी बात कर रहे हैं? यूक्रेन, और यूक्रेन के साथ एक और देश इसको नाटो की सदस्यता के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि आइए आप नाटो के सदस्य बनिए। यूक्रेन जो कि कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि 1991 वही सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन आजाद हुआ, तो यूक्रेन को अपनी आजादी के समय से ही यूक्रेन को सिंपल सी बात है कि उसको अगर डर था तो किसी से वापस, वो था रूस से। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जो कि अभी जेलेंस्की हैं, उनको नाटो का ये एक षड्यंत्रकारी विस्तारवादी सिस्टम बड़ा भाने लगा। उनको ये लगने लगा कि यदि वो नाटो की सदस्यता ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो यूक्रेन की जो सोवर्जिनिटी, संप्रभुता, उसकी सुरक्षा को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। लेकिन जब रूस को इस बात का पता चलता है कि यूक्रेन का जो झुकाव है किसकी तरफ है, यानी कि यूक्रेन एक छोटा सा, देखो इतना से छोटा सा, रूस का अगर हम क्षेत्रफल देखेंगे तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इस यूक्रेन में जो ये पश्चिमी यूरोप के जो यहाँ के जो देश हैं, लगभग यूरोपीय देश, पश्चिमी यूरोप नाम में यूरोपीय देशों की बात करें, इन यूरोपीय देशों में ज्यादातर देश किसके सदस्य हैं? नाटो के सदस्य हैं, यानी अमेरिका के साथ उनकी कनेक्टिविटी है। और अब यूक्रेन जो है खास करके इसको इनवाइट किया गया है कि आप हमारे सदस्य बन जाइए। इसके सदस्य बनने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहां इस बात की है कि अगर कोई नाटो का सदस्य बनता है तो वो नाटो खास करके करता क्या है। तो नाटो में अपना, इनके जो अपने एक सेक्शन में ये बात लिखी हुई है कि यदि कोई नाटो की किसी भी सदस्य देश के ऊपर आक्रमण करता है तो ये माना जाएगा कि उसने नाटो के सभी देशों के ऊपर क्या किया है? आक्रमण किया है, और सभी देशों की सेना मिलकर उसको जवाब देगी। अब समझिएगा, अगर यहां पर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो यूक्रेन को सपोर्ट मिलेगा इन सभी 30 देशों का, और इसमें स्पेशली यूनाइटेड स्टेट, और ये यहां पर जो खास करके कौन से देश हैं, जो हम यूरोपीय देशों की बात कर रहे हैं। और अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और जैसे ही यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेगा, यहां पर अमेरिका अपनी मिसाइल वगैरह सारी डेवलप करना शुरू कर देगा। और ये बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बिल्कुल रास नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये रूस को कमजोर करने का, रूस के ऊपर सैन्य दबाव बढ़ाने का और रूस के सुपर पावर होने में एक बहुत बड़ा रोड़ा अटक सकता है। इसलिए उन्होंने सीधा यूक्रेन के साथ इस नाटो की सदस्यता के ऊपर आपत्ति जताई, और आपत्ति जताने के साथ ही यूक्रेन को सीधा संदेश दिया कि आप नाटो की सदस्यता नहीं लेंगे, और अगर आप नाटो के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने वाली कवायद शुरू करेंगे तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। और उसी की परिणति हुई कि आज रूस ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? यूक्रेन के ऊपर। और यूक्रेन के ऊपर आक्रमण तब किया गया जब यूक्रेन नाटो की सदस्यता लिया नहीं है, नाटो की सदस्यता लेने की बात कर रहा है। और इसी समय जब यूक्रेन बात कर रहा है कि वो नाटो की सदस्यता लेगा या इस तरीके की बात है या झुकाव दिखा रहा है, उसी दौर में जब रशिया ने इसके ऊपर अटैक इसलिए कर दिया कि यदि अगर इसको नाटो की सदस्यता मिल गई तो सिंपल सी बात होगी कि एक बार अगर नाटो की सदस्यता मिल गई तो हमें सिर्फ यूक्रेन से नहीं लड़ना होगा, हमें पूरे नाटो से यानी 30 देशों से लड़ना होगा। और 30 देशों से लड़ने का अर्थ है कि दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। सिंपल सी बात है कि दुनिया में एक भयंकर लेवल पर खास करके बर्बादी का मंजर देखने को मिलेगा। अब ये बात जब रूस ने आज यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, अब ये बात नाटो को भी समझ में आ गई। आज अमेरिका जिस तरह आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, वो आज खुलकर यूक्रेन के साथ उस लेवल पर नहीं आ पा रहा जिस भरोसे के साथ यूक्रेन ने रूस को छेड़ा, या यूं कहें तो रूस को कहा कि ठीक है आओ देख लेंगे, हमारे साथ भी नाटो है। जिस दम पर वो बात बोली थी वो दम अब नहीं दिख रहा है। अब इसकी परिणति क्या होगी? इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अब यूक्रेन पर जब रशिया ने अटैक किया तो देखिएगा, मैं आपको सिंपल से बता रहा हूं, इस कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन ने रशिया पर अटैक किया तो रूस का जो मकसद है
इस युद्ध के दो कारण हैं। रूस का पहला मकसद है कि वो नाटो के विस्तार को रोकना चाहता है, स्पेशली रूस के आसपास वाले देशों में। सिंपल सी बात है, इस लड़ाई का पहला कॉन्सेप्ट ये। दूसरा, वो कभी नहीं चाहता है कि यूक्रेन किसका सदस्य बने, नाटो का। यानी कि आप इस वॉर को समझे, इस वॉर में, इस युद्ध में ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं कि रूस यूक्रेन को हड़पना चाहता है या रूस यूक्रेन के ऊपर वापस सोवियत संघ वाला अपना जो एक रहता ना कि मैं वापस अखंड सोवियत संघ को वापस बना लूंगा, पुतिन ऐसी मेंटेलिटी के साथ अटैक किए हो। ये नहीं है, ये बात नहीं है। अगर ये बात होती तो कुछ और बात होती। यहां मेंटेलिटी सिर्फ नाटो और नाटो की डिप्लोमेटिक पॉलिसी के साथ अमेरिका ने जो गेम खेला, यही इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण है। और आज जब यूक्रेन को बम ब्लास्ट, मिसाइलें और पता नहीं किस तरीके से आज जब यूक्रेन दहक रहा है, तो सिंपल सी बात है कि किसी तरीके से नाटो की कोई सहायता नहीं मिल रही है। कुछ हद तक सहायता मिलेगी, हम आपको फंडिंग कर देंगे, हम आपको कुछ उपकरण उपलब्ध करा देंगे, लेकिन हमारी सेना वहां नहीं भेजेंगे। ये बात बोल दी है स्पेशली, क्योंकि हमारी सेना भेजने का मतलब है कि विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। और विश्व युद्ध के नाम पर नाटो यूक्रेन और रशिया के इस वॉर में आने से अब खास करके परहेज कर रहा है। उसको ये लग रहा है कि मैं इसमें नहीं जाऊं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अमेरिका ये जानता है कि अगर दुनिया में सुपर पावर बन के रहना है, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर रहना है, तो आर्थिक मजबूती के साथ दुनिया के देशों को नियंत्रित करने की जो उसकी ये नव आर्थिक उपनिवेशवादी जो साइकोलॉजी है, ये बनी रहनी चाहिए। और जब महासभा में वोट हुआ तो उभरते हुए देश चीन, भारत और यहां तक कि पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो कभी अमेरिका का बहुत सहयोगी हुआ करता था, किसी ने रूस के अगेंस्ट जाके बात नहीं करी, ना ही यूक्रेन के फेवर में कोई वोट किया। यानी एक नई डिप्लोमेटिक पूरी दुनिया में शुरू हो रही है। और ये जो नई कूटनीति है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बात सिखाती है कि हमें हमारे मुल्क से मतलब है और हमारे मुल्क की अर्थव्यवस्था से मतलब है। हमें आपकी सदस्यता तभी पसंद आएगी जब हमारे मुल्क में आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर हमें जो है खास करके कोई संरक्षण मिलेगा। और जहां संरक्षण हमें नहीं मिलेगा, हम आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। तो यहां जो हम बात कर रहे थे इस कॉन्फ्लिक्ट में, आज अगर हम बात करें रूस की, तो देखिएगा, ये देखिए इस पोस्टर में देखिएगा क्या लिखा है, आई एम रशियन एंड आई एम अगेंस्ट द वॉर। दुनिया का कोई नागरिक नहीं चाहता है कि उसका देश युद्ध लड़े। लेकिन एक शायरी सुनी होगी आपने कि कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होगी। तो यहां पर ऐसी बात है कि रशिया यूक्रेन से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन रूस को यूक्रेन से लड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वो लड़ता नहीं तो नाटो मानता नहीं, और नाटो अगर मानता नहीं तो रूस जो है खास करके अपने वर्चस्व को बचाने में नाकाम रहता। इस युद्ध में आज रशियन आर्मी यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच चुकी है, और इससे कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। ये तो इसकी जानकारी होगी, लेकिन इससे दुनिया को कुछ बातें सीखने को मिलती है। पहली बात तो ये, जो खास करके यूक्रेन के माध्यम से दुनिया के सभी ऐसे देश जो किसी महाशक्ति के साथ थोड़ी बहुत उसकी आर्थिक सहायता लेते रहते हैं, उनके साथ मिलते रहते हैं और उनके दम पर कूदते रहते हैं, उन्हें बात सीखनी चाहिए कि आपकी अंतिम लड़ाई आपको लड़नी है। और जब आपकी लड़ाई आप लड़ोगे तो आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर आप में दम है तो उस लड़ाई को जीतिए, नहीं तो आपको वो युद्ध जीतने में कोई मदद नहीं करेगा। दूसरी बात जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सीखने को मिलती है कि आज रूस की आर्मी यूक्रेन के राजधानी कीव से 25 किलोमीटर बाहर है, टैंक के साथ, मिसाइलों के साथ लगातार कीव में हमले हो रहे हैं, बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही है। उसके बाद भी जेलेंस्की अभी तक जो है खास करके अपने घर से दूर कहीं कीव को छोड़कर नहीं गए, वो भागे नहीं है। यहां तक कि खुद ऑन रिकॉर्ड आके उन्होंने बोला कि मैं अभी भी कीव में हूं। पता है उन्हें कि या तो रूस की आर्मी अगर कीव में पहुंचती है तो जेलेंस्की को या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा या हो सकता है वो युद्ध में मर भी जाए।
लेकिन किसी देश के राष्ट्रपति का इतना हौसला होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी के हौसले पर उसका राष्ट्र चलता है, उसी के हौसले पर उसका देश चलता है। तो जेलेंस्की जो कर रहे हैं वो उसके देश के राष्ट्रपति का हौसला है, जो देश के नागरिकों को ये कह रहा है कि आपका देश आज जो युद्ध लड़ रहा है, आपके देश के ऊपर जो युद्ध आ चुका है, उससे लड़ने के लिए सिर्फ सेना ही नहीं, उसमें शहीद होने के लिए हमारी सेना ही तैयार नहीं है, उसमें बलिदान देने के लिए हम भी तैयार हैं। और जब इतनी शिद्दत से किसी मुल्क में लड़ाई लड़ने की क्षमता होती है, तो चाहे सामने वाली कितनी भी बड़ी शक्ति हो, कहीं ना कहीं एक समय के बाद वो इस बात को समझती है और उस युद्ध का अंत होता है और वो राष्ट्र अपनी संप्रभुता बचाने में सफल हो पाता है। ये बात सही है कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद यूक्रेन अब नाटो की सदस्यता नहीं ले पाएगा, क्योंकि जब तक रूस को इस बात की लिखित तरीके से पुष्टि ना मिल जाए या रूस इस बात को कंफर्म ना कर ले कि अब यूक्रेन नाटो की सदस्यता नहीं ले पाएगा या नहीं हो पाएगा या आगे ये संभव नहीं है, तब तक वो युद्ध को रोकेगा नहीं। और चूंकि नाटो अब यूक्रेन का सपोर्ट करने से दरकिनार कर चुका है, तो ये बात अब यूक्रेन को भी बात समझ में आ गई है कि अब उसको नाटो के भरोसे कुछ भी डिसीजन लेने में कोई फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। तो अब जेलेंस्की को मजबूरी में या तो अपने प्राण त्यागने होंगे, हो सकता है ये वीडियो आज जब बन रहा है तब तक की स्थिति की बात है, आगे 2-3-4 दिन में आप देखने को मिल जाएगा, 2-3-4 दिन में ये युद्ध विराम भी हो जाएगा, या तो उनके बलिदान से, यदि वो जीवित रहे तो उनके स्वाभिमान से, लेकिन नाटो की सदस्यता यूक्रेन को नहीं मिल पाएगी और ना ही वो ले पाएगा और ये युद्ध यहीं रुक जाएगा। तो साथियों, रशिया और यूक्रेन के इस वॉर से दुनिया की कई सारे ऐसे देश जैसे चाइना, जिन्होंने छोटे छोटे देशों के ऊपर कब्जा बनाने की अपनी मंशाएं रखी हैं, वो शायद इनसे प्रेरणा लेते हुए वैसे देशों पर अब आक्रमण करना शुरू करें और वैसे देशों को कब्जा करने की कोशिश करें, जो आने वाली अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने जिस प्रकार से एक डिप्लोमेटिक पावर दिखाते हुए कि रूस के अगेंस्ट वोट नहीं किया, यूक्रेन से अपने बच्चों को, अपने देश के नागरिकों को एक अथक प्रयास के द्वारा नागरिकों को देश तक सुरक्षित लाने की जो पहल करी, और साथ में इसी बीच अमेरिका से भी संबंध बनाने के लिए बात हो गई, तो कहीं ना कहीं भारत अपनी आर्थिक और राजनीतिक डिप्लोमेसी को अब अलग लेवल पर उठाना चाहता है। और ये युद्ध जो होगा कहीं ना कहीं भारत को दुनिया के सामने ये रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की एक पॉलिसी, यानी प्रधानमंत्री नेहरू की पॉलिसी जो नॉन अलायंस वाली है, यानी गुट निरपेक्षता वाली, उसको दुनिया के सामने लेकर जाएगा और दुनिया के कई सारे मुल्क गुट निरपेक्षता के नाम पर न्यूट्रलिटी दिखाएंगे, तटस्थता दिखाएंगे और ऐसे वॉर से परहेज करेंगे। साथियों, आजाद लाइव क्लासेस से मैं दिलीप कुमार शर्मा आपके साथ जुड़ा था। रूस और यूक्रेन के इस संघर्ष को समझाने का मैंने आपसे प्रयास किया। यह संघर्ष ना सिर्फ दो देशों की लड़ाई है, बल्कि ये युद्ध क्या है इसके बारे में उस माँ से पूछो जिसका बच्चा शहीद हो गया होगा, या उस औरत से पूछो जिसका सुहाग उजड़ गया होगा, या उस निर्दोष नागरिक से पूछो जिसके मकान पर आकर मिसाइल का कोई गोला पड़ा और उसका घर विध्वंस में बदल गया, मलबे के ढेर में बदल गया। तो युद्ध जो होते हैं कई सारे दर्द देके जाते हैं। दुनिया में कोई युद्ध करना नहीं चाहता है। युद्ध होते हैं राजनीतिक, कूटनीतिक में विजय प्राप्त करने के लिए। दुनिया का कोई देश नहीं चाहता कि वो जाके लोगों को मारे या अपने सैनिकों को शहीद होने के लिए खास करके उसका है। दुनिया का कोई देश नहीं चाहता है। ये राजनीतिक कूटनीतिक विजय का लक्ष्य होता है युद्ध। और यहाँ जो राजनीतिक कूटनीतिक विजय थी वो ये कि यूक्रेन का नाटो के साथ संबंध नहीं स्थापित होना चाहिए, सदस्यता नहीं होनी चाहिए, और साथ ही रूसिया के पास के जितने भी देश हैं जिनके लिए रूस ऑब्जेक्शन करता है, उनको ये संदेश देना कि आप जो है आगे नाटो की सदस्यता आप भी नहीं लेंगे, नहीं तो आपको भी वही परिणाम भुगतने पड़ेंगे जो आज यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद भी मैं पूरी दुनिया के सभी लीडर से और स्पेशली रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से
यह आह्वान करता हूं कि शांति के साथ युद्ध को विराम कीजिए। यूक्रेन अब नाटो के सदस्य बनने में सफल नहीं हो पाया, नाटो ने भी यूक्रेन की सहायता नहीं करी। जल्दी इस युद्ध को विराम करिए। हो सकता है मेरा एक आह्वान उन तक नहीं पहुंचेगा, कुछ लोगों तक, भारत के नागरिकों तक पहुंचेगा, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय लीडर यही बात कर रहे हैं और हो सकता है इस वीडियो के अपलोड होने के बाद 2 या 3 दिन 4 दिन में ये फैसला हो जाए और युद्ध विराम हो जाए। लेकिन इसमें हमने जो खोया, हम नहीं चाहते कि आने वाली दुनिया में कोई मुल्क इस तरीके से आगे आने वाली समय में इस तरीके से फिर से जो है खास करके लाशों के ढेर और मलबे के ढेर के ऊपर बैठकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कूटनीति के नाम पर ऐसे युद्ध होए। जय हिंद, जय भारत। जुड़ते रहिएगा, आजाद लाइव क्लासेस के साथ बने रहिएगा और हम इसी तरीके से आपको बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद।